Welcome students. Today we are going to discuss some of the textbook questions related to the topics that we have covered so far. The question number 1 is, how does binary fission differ from multiple fission? Binary fission जो है multiple fission से अलग क्यों होता है? In binary fission, an organism divides or splits into two equal daughter cells. While in multiple fission an organism divides to form many new organisms. तो बाइनरी फिशन में जो है पेरेंट सिर्फ दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 डॉटर सेल्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता है कि मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिजम्स हमें अवेलेबल होते हैं इसमें। तो ये है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है। और सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों के अंदर ही जो पेरेंट सेल है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और एक डिफरेंस और है कि बाइनरी फिशन जो है इट हैपन्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस, वेयर एज मल्टीपल फिशन हैपन्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है ना, तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स? अगर स्पोर्स के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या फायदे क्या है उससे? तो फंगी एंड मेनी लोअर प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. द स्पोर फॉर्मेशन is beneficial because spores are generally produced in large number, therefore number of organisms increases quickly. This is the main aim of reproduction. तो देखिए, एक तो जब हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये बात तो सब पे लागू होती है कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे तेज इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हम सभी में लगा सकते हैं। सेकेंड, द स्पोर्स कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस एज दे हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल. तो जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोर जिसके अंदर रहता है, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो ये कहने का मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो इसका लाइफ स्पैन अच्छा होता है। Spores are light in weight, hence carried to distant places through wind. और ये इनका जो वज़न होता है बहुत ही हल्का होता है, तो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे भी क्या होता है कि इनकी जो बीज हैं, जो स्पोर्स हैं, ये काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं। और ये भी एक तरीका है कि ये अपनी जो पॉपुलेशन को जो है एक वाइड एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration? कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग जो है रीजनरेट क्यों नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी में? बॉडी ऑर्गन्स को हम रीजनरेट क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे छिपकली है, उसकी पूंछ जैसे ग्रो हो जाती है। ठीक है ना, रीजनरेशन में क्या होता है कि आप उसको कट कर दो, वो दोबारा से ग्रो हो जाएगा कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के साथ क्यों नहीं हो पाता है? तो रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया इफ कट इनटू पीसेज वुड ग्रो एंड डेवलप इनटू होल न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो रीजनरेशन में यही होता है, हाइड्रा है या प्लेनेरिया है, इसको अगर हम कट कर दें तो ये वापस कंप्लीटली जो है इसकी बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। Their simple bodies can be regenerated from a mass of cells, but complex organisms like vertebrate animals have complex level of body organization. They develop inside the egg or worm. Their bodies have many complex tissues and differentiated cells. Regeneration requires differentiation and redifferentiation. Differentiated cells of complex organisms do not have power of regeneration. तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल डिवीज़न है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि नॉर्मल रीजनरेशन टेक्निक से वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिक रीज़न तो ये है इसका। मोर ओवर, रीजनरेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और क्योंकि हम लोग जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग है या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो। ठीक है ना। और ये जो रीजनरेशन टेक्निक है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ईजिली जो है डिवाइड हो सकते हैं।
वेयर एज जो कॉम्प्लेक्स जो सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिवाइड और टू रीजनरेट देम. क्लियर? Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है ये हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं कुछ एक प्लांट्स के लिए. द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूजफुल टू ग्रो प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक पोटैटो, रोज, शुगर. तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उन प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जिनके हमारे पास बीज अवेलेबल नहीं है. ठीक है ना, जैसे पोटैटो है, रोज़ है, शुगर केन है, इनके हमारे पास बीज नहीं है कि हमने बीज ज़मीन में डाले और फेवरेबल कंडीशंस में वो ग्रो करने लग गया. ऐसा कुछ है नहीं. ना तो पोटैटो के हमारे पास बीज नहीं है, रोज़ के भी नहीं है, शुगर के नहीं. तो इनके लिए हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ही फॉलो करना पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस प्लांट्स विच प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड्स लाइक ग्रास. और कुछ ऐसे ग्रास भी होते हैं जो सीडलेस होते हैं, मतलब घास के मोस्टली जो सजावट में जो ऑर्नामेंटल जो हम यूज़ करते हैं ग्रास, उनको भी हम इसी टेक्निक से लगाते हैं. उनके भी हमें बीज वगैरह इतने अवेलेबल नहीं होते. तो मेनली तो हम क्या करें, जो सीडलेस जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम ग्रो करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ ए फास्ट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन. देयरफॉर इट इज़ यूज टू डेवलप ए लॉन ऑफ ग्रास. फ्रूट ट्रीज ऑल्सो डेवलप फ्रूट क्विकली इफ ग्रोज. तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी वही बात आ जाती है कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सारा, तो ये फास्टेस्ट मोड है. तो ये पॉइंट आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कि जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है. इन मेनी प्लांट्स द ग्रोवर्स वांट टू प्रिजर्व द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ ए मैंगो वेराइटी एंड दिस मे बी लॉस्ट इफ ग्रोन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखिए ये बहुत अच्छी बात है. जैसे मान लीजिए एक आम का पेड़ है, ठीक है ना, और आपके बगीचे में एक आम का पेड़ है और उसके बहुत अच्छे आम उगते हैं और बहुत मीठे आम लगते हैं उसके. आप चाहते हो कि मैं ऐसे एक प्लांट और लगा दूं. ठीक है, तो दो तरीके हैं. एक तो आप उसी प्लांट की जो उसका जो फ्रूट है उसकी गुठली लगा दो. ठीक है ना, उसका सीड आप लगा दो, उससे एक प्लांट ग्रो होगा. और एक आप जो उसकी रूट है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हिसाब से उसमें कटिंग करके या उसकी रूट्स से आप वैसे उसको अलग से लगा दो. अब जो दो प्लांट जो तैयार हुए हैं उन दोनों में फ़र्क है. जो एसेक्सुअल तरीके से जो आपने तैयार किया है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो एसेक्सुअल होता है वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल, सेम. तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगे, यानी कि जो मिठास आपके ओरिजिनल आम के पेड़ में था वही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो आपने लगाया होगा वही उसमें आएगा. ठीक है ना, बजाय कि आप जो बीज से लगाओगे. अगर आप सीड यूज़ करके लगाओगे उसका, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें एज इट इज़ नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, तो ये इसलिए भी हम फॉलो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेक्स्ट है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या रोल है. तो देखिए डीएनए कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के थ्रू आपकी जो जीन्स होते हैं, ठीक है ना, और जो ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी होते हैं, कॉपी होते हैं. ठीक है ना, अगर ये डीएनए सिस्टम नहीं होगा तो वो ट्रेड्स जो हैं कॉपी नहीं हो पाएंगे. तो इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड इन द डीएनए. तो डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स by an individual. The design and blueprint of all the characteristics is transmitted to the next generation. तो DNA की हेल्प से ही जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ DNA ओनली. That is why a mechanism of copying is required so that the blueprint of information can be provided to a new generation. तो एक तरीका है ये, एक जनरेशन से न्यू जनरेशन में अगर आपको ट्रेड्स अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करवाने हैं तो उसके लिए हमें डीएनए की आवश्यकता पड़ती है. ओके गाइज, थैंक यू.